वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूरोप की एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सभी एयरलाइंस को सलाह दी है कि वो 24 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ान ही ना भरे। ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब आज ईरान युद्ध में लागू हुए सीज फायर का दूसरा ही दिन है और अब ऐसा लग रहा है कि ये सीज फायर आने वाले तूफान से पहले की एक बड़ी आहट हो सकती है। तो ये खबर बड़ी है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। जितनी यूरोपियन एयरलाइंस हैं वो अपनी तरफ से ये कह रही हैं कि आप यूरोप की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है उसने कहा है कि 24 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट के ऊपर आप उड़ान ना भरें। इसकी अहमियत को समझिए क्योंकि ये संकेत बड़ा है। और अगर यूरोप की एविएशन सेफ्टी एजेंसी देखिए, जितनी भी आप देखिए ट्रांसकॉन्टिनेंटल जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर से जाती हैं। जो लोग भारत से अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं, अगर किसी को अमेरिका की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ जाना है, ज्यादातर दुबई और मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर से ये हवाई यात्रा होती है। लेकिन ऐसे में अगर यूरोप एविएशन एजेंसी ये कह रहा है तो ये बड़ी खबर है और वो 24 अप्रैल तक कह रहे हैं। मतलब सभी को इस बात का संदेह है कि आने वाले कुछ दिन बहुत भारी पड़ सकते हैं। कल हमने आपको बताया था ना कि ये सीज फायर एक पॉज है, पीस नहीं। ये हमने आपको कल बताया था, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि ना ये पॉज है ना ये पीस है। आज ईरान ने जो धमकियां दी है, अमेरिका ने जो धमकियां दी है, इजराइल ने जिस तरह से लेबनान में बड़े स्तर पर हमले किए हैं, 250 लोग मारे हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ना ये पॉज है ना ये कोई पीस है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले सेंट्रल कमांड यानी अमेरिका की सेना ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमले किए जाएंगे। यानी ये जो सीज फायर हुआ है ना, ये असली शांति नहीं है, बल्कि जैसा हमने आपको कहा था ना, एक ब्रेक, पॉज। इस ब्रेक के बाद अगर ये जंग फिर से शुरू होती है तो ये और भयानक रूप लेकर शुरू होगी और इस बार ये युद्ध अपने आकार भी बदल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तो यही पूछा जा रहा था कि अब तक की क्या इजराइल इस सीजफायर को टिकने देगा, नहीं टिकने देगा, लेकिन अब इसमें यूएई की भी एंट्री हो गई है। पहले तो यूएई ने ईरान के किसी भी हमले का कोई सैन्य जवाब नहीं दिया था और खुद को इस युद्ध से अलग करके रखा। लेकिन जब 8 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर पर सहमति बना ली, तब आरोप है कि यूएई ने ईरान पर इस युद्ध का पहला हमला किया। ये बड़ी खबर है क्योंकि ये ईरान की खबर है। ईरान की मिजान न्यूज एजेंसी का दावा है कि सीज फायर के बाद ईरान के लवान आइलैंड पर जो हवाई हमला हुआ उसमें यूएई, यानी जिस यूएई में हम आपको दुबई, अबू धाबी, शारजा में हमले दिखा रहे थे ना, उस यूएई ने अब जवाब देने का फैसला लिया और उसने ये हमला किया है, ऐसा ईरानी मीडिया का दावा है। इस हमले में यूएई के मराज जो लड़ाकू विमान है, उन्होंने ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए और पहले सबने यही सोचा कि हमला अमेरिका की तरफ से किए गए होंगे, लेकिन बाद में ईरान की सेना ने जांच की और ये बताया कि ये हमले यूएई ने किए हैं। यानी क्या वाकई, मतलब ये कल्पना से परे है, खाड़ी देश क्या एक दूसरे पर ये मुस्लिम देश हमले कर रहे हैं? ये आज बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है क्योंकि अगर वाकई ये ट्रेंड बन जाता है तो पूरे खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट में, ईरान से लेकर कतर, यमन, यूएई, सऊदी, मतलब क्या स्थिति बन जाएगी। ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सीज फायर जो हुआ है, यूएई इस सीज फायर को तुड़वाना चाहता है। ये खबर भी तब आई है जब पश्चिमी मीडिया लगातार ये दावा कर रहा था कि यूएई, सऊदी अरब और कुवैत इस युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका पर ही दबाव बना रहे थे। इन देशों को यह डर है कि अगर ईरान की शर्तों को मान लिया जाता है तो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में ईरान सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा और इसके बाद खाड़ी के देश उसके दबाव में रहेंगे। ऐसा देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्यों कहा जाता है कि वो लोगों को जो उन पर भरोसा करते हैं ऐसे देशों को बीच में छोड़कर भाग जाता है। अफगानिस्तान में आज आपने देखा तालिबान के भरोसे छोड़ के चले गए जो लोग अमेरिका के समर्थक थे, विमानों से लटक कर अमेरिका गए। और यही हाल यहां पर इन खाड़ी देशों का हो रहा है। खाड़ी देश जो ये मानते थे कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, जब वो देख रहे हैं कि वो तो सीज फायर करके बीच में ही जा रहा है, ईरान इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा,
तो वो भी हैरान है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएई ने अटैक किया। हालांकि ये सिर्फ ईरानी मीडिया का दावा है। ऐसा ना हो इसीलिए ये मुस्लिम देश कि भाई अमेरिका चला जाए इस युद्ध को जारी रखने के पक्ष में थे, लेकिन जब सीज फायर हुआ, यूएई पर आरोप लगा कि उसने ईरान पर अब तक का पहला हवाई हमला किया है, तो ये सवाल उठने लगे कि क्या यूएई नहीं चाहता सीज फायर टिका रहे। दूसरी तरफ ईरान भी इस सीज फायर के बावजूद खाड़ी देशों पर पहले से ज्यादा हमले कर रहा है। आप ये देख रहे हैं ना, सिर्फ न्यूज में बार बार यही दिखाया जा रहा है कि इजराइल हमले कर रहा है लेबनान पर, लेकिन क्या ईरान शांत है? ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं जिससे आपको ये पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर ये बात आज क्यों कही जा रही है कि क्या ये तीनों जो पक्ष है, इसमें इजराइल हो, ईरान हो, अमेरिका है, ये युद्ध शांति चाहते भी हैं, ये सीज फायर चाहते भी हैं। तो सीज फायर से पहले 7 अप्रैल को सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 7 अप्रैल के हमले। देखिए, ये हमले यूएई पर हैं, यूएई पर हमले हैं और ये 7 अप्रैल का हम दिखा रहे हो। 7 अप्रैल से आप 8 अप्रैल पे आइए। एक दिन के अंदर सीज फायर से पहले 7 अप्रैल को ईरान ने यूएई पर 12, कुवैत पर 17, बहरीन पर 9 मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन दागे। लेकिन सीज फायर के बाद 8 अप्रैल को यूएई पर 52 दागे हैं, यानी ये 333% की वृद्धि हो गई है। तो ईरान भी शांत नहीं है। ईरान जो बार बार लेबनान पर हमले को लेकर कह रहा है कि ये युद्ध विराम जो है हम तोड़ देंगे अगर आप नहीं रोकते हैं लेबनान पर हमला, वो खुद क्या कर रहा है? 333 वृद्धि हो गई है। ये बिफोर सीज फायर है 12 का हमला और ये आफ्टर सीज फायर है 52 का हमला। अब यहां पर आइए, कुवैत जहां पर 17 किया था पहले, उसके बाद से 170 की वृद्धि के साथ बिफोर सीज फायर, आफ्टर सीज फायर, युद्ध विराम घोषणा करते हैं, उसके बाद से 46 मिसाइलें दाग देते हैं और कितने की वृद्धि? 170। अब कुवैत के बाद आ जाइए आप बहरीन पर। 7 अप्रैल को 9, 8 अप्रैल को 311% ज्यादा, सीधा 37 मिसाइलें बहरीन पर। अगर आप इतनी मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन्स दाग रहे हैं, ईरान के हमले में 170 से 300% तक बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि अगर आप देखिए तो इन हमलों के बाद आज पहली बार ऐसा दिन था जब ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर, आज के दिन जब आप देख रहे हैं 9 अप्रैल को, आज हमला नहीं किया गया है। लेकिन ईरान ने धमकी जरूर दी है कि अगर लेबनान में इजराइल के हमले नहीं रुके तो वो इसका ऐसा जवाब देगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सीज फायर की घोषणा की थी, अगर आपको याद हो तो कल से एक दिन पहले, यानी उससे भी बीते दिन, कल कई गुना वृद्धि हो गई खाड़ी के इन देशों पर ईरान के हमले में। लेकिन आज यानी 9 अप्रैल को जाकर अगर आप देखिए तो ईरान शांत पड़ा है। यह धमकी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने दी है और ये कहा है कि ईरान को जिस पल लगेगा कि ये सीज फायर चल नहीं सकता, उस पल वो इस युद्ध में वापसी करेगा, अपने दुश्मनों को पहले से भी कड़ा जवाब देगा। अभी सीज फायर को लेकर 4 बड़े कंफ्यूजन हैं जिनकी वजह से ये सीज फायर टूट भी सकता है। जैसे ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने उसके 10 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है दावा गलत है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उसने इनमें से एक भी मांग को स्वीकार नहीं किया। सोचिए, अगर मांगे ही स्वीकार नहीं हुई हो तो ईरान ने इसे अपनी जीत कैसे मान लिया है। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन लेबनान को लेकर है। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है, ईरान कह रहा है कि लेबनान के बिना सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, और बीच में वही कंफ्यूजन करने वाला देश पाकिस्तान, पर उस पर बाद में आएंगे। तीसरा कंफ्यूजन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। ईरान कह रहा है कि उसने अपने प्रस्ताव में यह शर्त रखी है कि उसे यूरेनियम को एनरिच करने का अधिकार दिया जाए। अमेरिका कह रहा है बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप रोज लिख रहे हैं यूरेनियम एनरिचमेंट विल नॉट बी अलाउड। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ना तो ईरान को इसका अधिकार मिलेगा कि वो, और ईरान के पास जो यूरेनियम है उसे भी उसको अमेरिका को देना होगा, अमेरिका अपने कब्जे में ले लेगा। चौथा कंफ्यूजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। भाई हॉर्मुज खुला, हॉर्मुज बंद हुआ, हॉर्मुज थोड़ा सा खुला है, हॉर्मुज थोड़ा सा बंद है, मतलब जैसे ये 3 दिन की पहेली ही चल रही है। ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण होगा।
यहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को ईरान की मंजूरी लेनी होगी, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान को बिना किसी शर्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका अपनी फायरिंग फिर से शुरू कर देगा। तो मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ रियल टाइम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की क्या स्थिति है। जब आप रियल टाइम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने जहाज जा रहे हैं, कितने जहाज नहीं जा रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो स्थिति है वो देखिए, फारस की खाड़ी से गुजरते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ओमान की खाड़ी, 12 जहाज जाते हैं 1 अप्रैल को। कैलेंडर पलटिए, 2 अप्रैल 13 जहाज, तो आप देख रहे हैं। उसके बाद 7 जहाज 3 अप्रैल को, कम ही हुए जा रहे हैं। वही लगभग 8 जहाज 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को उसके बाद से 8 जहाज, सेम लगभग उसी स्तर पर ये रहता है। 2 का इजाफा होता है 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को उसके बाद से देखिए 12 जहाज, मतलब बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है। 7 को सीज फायर डिक्लेयर हो गया, 8 अप्रैल को गिर गया और 4 जहाज सिर्फ पार कर पाए। यानी सीज फायर के ऐलान के बाद यहां से और कम जहाज जाने दिए जा रहे हैं। और उसके बाद से आ जाइए 9 अप्रैल को, जिसका डेटा अभी आना बाकी है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही हमने आपको दिखा दी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक सीज फायर से पहले 1 अप्रैल को 12, 2 अप्रैल को 13, 3 अप्रैल को 7 और 5 अप्रैल को 8। इसी तरह से हमने आपको दिखा दिया कि बहुत ज्यादा जहाज यहां से पार ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब जो स्थिति बन रही है, कुछ देर पहले रशिया की न्यूज एजेंसी टास ने यह दावा किया है कि ईरान एक दिन में सिर्फ 15 जहाजों को हॉर्मूज से निकलने की इजाजत देगा और बाकी जहाजों को इंतजार करना होगा। अगर ईरान इस फैसले पर अड़ा रहता है तो युद्ध रुकने के बाद भी हॉर्मूज में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं होगी। आपने देखा होगा जब से युद्ध विराम हुआ है, लोग एक दूसरे से क्या पूछ रहे हैं कि अब क्या स्थिति सामान्य हो जाएगा, शांति हो जाएगी, क्या फ्लाइट्स ठीक हो जाएंगी, क्या सिलेंडर, पेट्रोल, सबकी जो सप्लाई है गैस की, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुनिए, युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हर दिन औसतन 130 जहाज गुजरते थे, और अब अगर ये संख्या 15 ही रहती है तो दुनिया में कच्चे तेल गैस का संकट जस का तस बना रहेगा। इतने से कुछ नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि हॉर्मूज पहले जहाजों की आवाजाही के लिए मुफ्त होता था, और अब वहां ईरान प्रति बैरल $1 का शुल्क वसूलने वाला है। दुनिया यहां यह सोच रही थी कि शायद अमेरिका ईरान को ऐसा करने से रोकेगा, उससे यह कहेगा कि वो अपने हितों के लिए इस समुद्री मार्ग से उगाही नहीं कर सकता है। लेकिन जानते हैं, अमेरिका की कहानी तो उल्टी ही चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले अपने युद्ध के चक्कर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करवाया। अब जब ईरान इसे खोलने के बदले में टैक्स वसूलने की बात कह रहा है तो अमेरिका चाहता है कि इस टैक्स में उसे भी कट मनी मिले। कल्पना कर सकते हैं आप कि अमेरिका जैसा देश कट मनी मांग रहा है, चाह रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान की एक साझा व्यवस्था हो जिसमें दोनों ही देश मिलकर इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित करें, और ईरान यहां से जो टोल टैक्स वसूले उसमें अमेरिका को भी कट मनी मिलती रहे। यानी जिस तरह का उन्होंने डील स्ट्राइक किया ना खाड़ी के देशों के साथ, जहां वो पेट्रो डॉलर्स में व्यापार करते हैं, अमेरिका उनको सुरक्षा की गारंटी देता है, वो अमेरिका को अपने देश में जमीन देते हैं उनकी आर्मी के लिए, उनके बेसिस के लिए। ऐसा ही वो ईरान के साथ भी डील स्ट्राइक करना चाहते हैं। यानी जिस अमेरिका को ईरान को ऐसा करने से रोकना था कि वही भाई वसूली नहीं कर सकते हो तुम, ये नेचुरल स्ट्रेट है, इसे जाने दो जहाजों को, वही अमेरिका हॉर्मूज से कटमनी वसूलने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसका मॉडल भी सोच लिया है कि ये कैसे मुमकिन होगा। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को हॉर्मूज में नहीं घुसने देगा, और अगर लेबनान पर इजरायली हमले बंद नहीं हुए तो ये सीज फायर ईरान तोड़ने में भी देर कतई नहीं लगाएगा। इजराइल कह रहा है ये सीज फायर रहे ना रहे, लेबनान में उसके हमले बदस्तूर जारी रहेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने बयान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली यूसुफ खर्शी को भी मारने का दावा किया। अली यूसुफ खर्शी हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम का निजी सचिव और सलाहकार था। हालांकि यहां यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को तोड़वाना चाहता है। इजराइल ने इस युद्ध में दक्षिणी लेबनान पर कई हमले किए, लेकिन सीज फायर के बाद उसने अपने हमलों की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल अपने हमलों से कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा है, और वो ये बताना चाहता है कि लेबनान से वो हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया करेगा
और ईरान हिजबुल्लाह को बचा नहीं पाएगा। आज की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। पहले लेबनान पर हर दिन इजराइल के 40 से 50 बड़े हमले हो रहे थे। वही सीज फायर के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। 254 लोगों की मौत हो गई। इनमें 91 लोग अकेले लेबनान की राजधानी बेरूत में रह मारे गए हैं। आप जब इन तस्वीरों को देखेंगे यही कहेंगे कि युद्ध रुक जाएगा, लेकिन इजराइल कैसे रुकेगा? देखिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन, जिन्होंने कहा है कि लितानी नदी के दक्षिण का हिस्सा लेबनान से कट चुका है और यही शुरू से उनका लक्ष्य बताया जा रहा था कि वो चाह रहे थे कि यह हिस्सा इजराइल में शामिल हो जाए। इस इलाके से हिजबुल्लाह की सफाई शुरू हो चुकी है। वो क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, इसके मायने बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल हिजबुल्लाह को मार रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने भी लेबनान तट के पास गश्त कर रहे एक इजरायली युद्धपोत को निशाना बना दिया है और इस हमले में नेवल क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये वीडियो। अब लेबनान से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि युद्ध का रुकना मुश्किल है। एक दिन में 250 लोगों का मारा जाना। क्या आपको लगता है कि ईरान शांत पड़ेगा? लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेबनान से इजराइल की इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों है? लेबनान को एक जमाने में पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता है, जो साल 1943 में फ्रांस से आजाद हुआ था। लेबनान एक बहुधार्मिक देश था जहां अलग अलग धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग रहते थे। इसे ही देखते हुए लेबनान में एक नई शासन व्यवस्था अपनाई गई जिसे पावर शेयरिंग सिस्टम कहा गया। यह तय हुआ कि लेबनान का राष्ट्रपति ईसाई होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होंगे और संसद का अध्यक्ष शिया मुस्लिम होगा। बाद में जब लेबनान ने फिलिस्तीन के लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी तो लेबनान और इजराइल की दुश्मनी बढ़ने लगी। इससे लेबनान में इस्लामिक ताकतें भी मजबूत हुई और धीरे धीरे लेबनान का समाज बंटने लगा। लेबनान का जो ईसाई समाज था वो इजराइल के साथ था और जो मुस्लिम समाज था वो फिलिस्तीन और ईरान के साथ था। ये संघर्ष चलता रहा। इजराइल ने एक बार दक्षिणी लेबनान पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन इसके बाद साल 1982 में हिजबुल्लाह बना, जिसने लेबनान की राजनीति में घुसने के साथ इजराइल का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी मिलिट्री विंग, एक सेना खड़ी कर ली। यहीं से इजराइल और लेबनान की सीमा पर कई खूनी संघर्ष हुए और आज भी ये खूनी संघर्ष जारी है। इजराइल मानता है कि लेबनान में जब तक हिजबुल्लाह रहेगा तब तक उसके अस्तित्व को खतरा रहेगा और यही कारण है कि इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर देना चाहता है। ईरान इसका इसलिए विरोध करता है क्योंकि शिया विचारधारा को मानने वाले हिजबुल्लाह को उसी ने रॉकेट और मिसाइलें दी है, उसे कई सालों तक पैसा दिया है, हथियार दिया है, इजराइल के खिलाफ मजबूत किया है। अब हिजबुल्लाह ईरान के लिए उसके एक एसेट की तरह है। जब जब इजराइल से करीब से मुकाबला करना हो, क्योंकि ईरान खुद तो दूर है इजराइल से, लेकिन लेबनान पड़ोसी देश है इजराइल का, तो वहां से हमला इजराइल पर कराना आसान है। तो ईरान के लिए हिजबुल्लाह लेबनान में एक एसेट है और यही कारण है कि वो धमकी दे रहा है कि लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो युद्ध विराम टूट जाएगा। अभी ये पूरा सीजफायर लेबनान पर आकर फंस गया है। ईरान कह रहा है कि उसने जिन शर्तों के आधार पर युद्ध विराम को सहमति दी उनमें लेबनान को भी शामिल किया गया था। पाकिस्तान कह रहा है कि सीजफायर की शर्तों में लेबनान का जिक्र हुआ था, जबकि अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान को कोई गलत फहमी हुई है और इस सीजफायर का लेबनान से कोई संबंध नहीं है। यानी कहानी बड़ी उलझी है और इस कहानी को उलझाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन पर वही शख्स है, पाकिस्तान और शहबाज शरीफ, जो कल तक इस सीजफायर को मेडल बनाकर अपने गले में लटकाकर घूम रहा था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया है उसके और उसे असल में बलि का बकरा बना दिया है। कैसे? अब आप उसकी पूरी कहानी समझिए। शहबाज शरीफ घूम घूम कर बता रहा है, हर किसी को बता रहा है और यहां तक कि अमेरिका में पाकिस्तानी एम्बेसडर कह रहे हैं कि लेबनान शामिल था, क्योंकि ईरान का गुस्सा कैसे मोल ले ले, और अमेरिका ने ही इनकार कर दिया। इस सीज फायर के लिए ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। दोनों देशों ने उन्हीं बातों पर सहमति बनाई जो पाकिस्तान उन्हें बता रहा था। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सीज फायर का ऐलान किया तब उन्होंने खुद ये लिखा कि वो ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से हुई बातचीत के आधार पर ले रहे हैं। अब अगर ये फैसला बातचीत के आधार पर हुआ तो सवाल यही उठता है कि लेबनान की शर्त पर झूठ किसने बोला।
झूठ पाकिस्तान ने बोला या झूठ अमेरिका ने बोला? जब आप ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आधिकारिक बयान को पढ़ेंगे तो उससे ऐसा ही लगता है कि उसने लेबनान को भी सीज फायर की शर्तों का हिस्सा माना था। इस बयान में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने सीज फायर की अपील के लिए जो ट्वीट किया उसे ईरान ने स्वीकार किया है, और ये वही ट्वीट है जिसमें शहबाज शरीफ ने शब्दशः यह लिखा था कि वो इस युद्ध में शामिल सभी पक्षों से यह अपील करते हैं कि वो हर जगह, लेबनान का अलग से जिक्र नहीं है, हर जगह अगले 2 हफ्तों के लिए इस युद्ध विराम का पालन करें। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर इस बयान को रिपोस्ट किया, जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका को यह बात पता थी कि सीज फायर को ईरान इसलिए सहमति दे रहा है क्योंकि यह सीज फायर सभी जगह लागू होगा। यहां एक और मजे की बात है कि शहबाज शरीफ के जिस ट्वीट के आधार पर ईरान ने सीज फायर को अपनी सहमति दी, वो वही ट्वीट है जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि इसे व्हाइट हाउस ने खुद लिखकर पाकिस्तान को भेजा था। इसमें ऊपर लिखा था, जैसा हमने आपको कल भी दिखाया था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब सवाल उठता है कि जब व्हाइट हाउस ने खुद इस मैसेज को लिखा, भाई कल से यही चल रहा है ना कि ऐसा पोस्ट ऊपर में तभी छूट सकता है, लाइन छूट सकती है जब अमेरिका ने लिखा। और अगर अमेरिका ने लिखा तो ये क्यों कह रहा है कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहीं पर खेल हुआ है। इसे तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, सभी जगह लिख दिया लेकिन लेबनान नहीं लिखा। और फिर जब इजराइल ने लेबनान की शर्त को नहीं माना तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ही बलि का बकरा बना दिया। यहां आप ये पूछेंगे कि भला अमेरिका को ऐसा करने की जरूरत क्या थी, तो इसका जवाब यह है कि इजराइल लेबनान में सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार ही नहीं था, और युद्ध विराम अगर करना था तो सभी जगह लिखकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करनी थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस सीज फायर को अमेरिका चाहता था, ना कि इजराइल। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर पर डील करने का फैसला किया तब इजराइल इस बात के लिए तो तैयार हुआ कि वो ईरान पर हमले रोक देगा, लेकिन लेबनान पर उसने अपनी सहमति नहीं दी तो नहीं दी। बड़ी बात यह है कि भारतीय समय अनुसार सुबह 4:02 पर सीज फायर का ऐलान होता है। सुबह 5:20 पर शहबाज शरीफ ट्वीट में यह लिखता है कि लेबनान में भी युद्ध विराम लागू होगा। इजराइल ने इसका खंडन करने में 3 घंटे 16 मिनट का वक्त लिया। इजराइल की तरफ से पहली बार सुबह 8:36 पर यह कहा गया कि वो लेबनान को इस डील का हिस्सा नहीं मानता। सवाल यही उठता है कि इतना वक्त इजराइल ने क्यों लिया, जबकि ऐसे मामलों में वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। बहुत कम ऐसा होता है जब इतने बड़े दावे का खंडन करने के लिए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लिया जाए, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ, और जब इजराइल ने अपना स्टैंड साफ कर दिया तो ये सीज फायर खतरे में आ गया। सीज फायर खतरे में आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बलि का बकरा बना दिया। ये कहा कि कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना अमेरिका ने तो लेबनान में कभी युद्ध विराम पर अपनी सहमति दी ही नहीं थी। ये लीजिए और पहनिए मेडल शहबाज शरीफ। इससे जो शहबाज शरीफ कल तक सीज फायर का श्रेय लेकर हीरो बन रहे थे, उन्हें अमेरिका ने जोकर बना दिया है। दुनिया ये कहने लगी कि अगर मध्यस्थता का श्रेय पाकिस्तान ने लिया तो क्या लेबनान में मारे गए 53 लोगों का 253 लोगों के लिए भी उसे ही जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? क्या उनका खून शहबाज शरीफ के कपड़ों पर नहीं है? हम तो कहेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान ही इन मौतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान ने तो हमले इस सीज फायर के बाद से अपनी तरफ से रोके, अमेरिका ने रोके। सीज फायर को मानने के लिए ये लोग तैयार हुए, लेकिन इजराइल नहीं माना। इजराइल हमले करता रहा और लेबनान को लेकर जानबूझकर भ्रम की स्थिति छोड़ी। शहबाज शरीफ ने सभी जगह तो लिखा, लेकिन लेबनान नहीं लिखा। अगर पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा था और उसे लेबनान की शर्त भी अमेरिका को बताई थी, तो इसके बाद लेबनान में हमले होने ही नहीं चाहिए थे। अगर हुए भी तो उसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए था कि वो इस शर्त का पालन क्यों नहीं करा पाया। लेकिन पाकिस्तान ये कैसे करेगा? वो तो अमेरिका की चापलूसी करता है, उसके आगे दुम हिलाकर घूमता है। ये पाकिस्तान कैसे अमेरिका से कहे कि उसने लेबनान की शर्त भी उसे बताई थी और अब अमेरिका ही झूठ बोल रहा है? पाकिस्तान की हकीकत जानना ही है तो बस इस वीडियो को देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे शहबाज शरीफ इस सीज फायर के लिए अपने नेताओं से तालियां बजवा रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि सीज फायर में इतना कंफ्यूजन है, लेबनान को लेकर ऐसी मैंने चूक की है, ऐसा भ्रम फैलाया है कि इसके कारण लेबनान में 253 लोगों की जान चली गई, और ये यहां ताली पिटवा रहे हैं। इन पर अब हंसना भी मुश्किल है। जब शहबाज शरीफ इतनी नौटंकी कर रहे हैं, तब द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट उनका पूरा कच्चा चिट्ठा बता रही है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अमेरिका और ईरान से 2 हफ्तों के युद्ध विराम की अपील की थी, तब उनके इस पोस्ट के बारे में व्हाइट हाउस को पहले से पता था। न सिर्फ पता था, बल्कि व्हाइट हाउस ने शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को पहले पढ़ा था, उसमें कुछ बदलाव किए थे और उसके बाद जाकर उसे मंजूरी दी थी। इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने स्टेडीली, मैं अपने साथ कुछ लेकर आई हूं, मुझे पता है कि ये वाली जो रील बनेगी उसको आप खूब शेयर करेंगे, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी रोचक बात निकाली है, इतनी रोचक बात निकाली है कि शहबाज शरीफ की औकात आपको पता चल जाएगी। स्टेडीली, स्ट्रांगली, पावरफुली और प्रोग्रेसिंग जैसे इन शब्दों का इस्तेमाल किया, जो राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखते हैं। ये देखिए, यानी हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो टीम उनके ट्रूथ सोशल अकाउंट को संभालती है, उसी ने शहबाज शरीफ के लिए यह पोस्ट लिखा। और पाकिस्तान इस सीज फायर में सिर्फ अमेरिका की कठपुतली था, लेकिन आज वो ये दिखा रहा है कि उसी ने ये सीज फायर कराया, उसी की वजह से शांति आ सकती है। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो आतंक परस्त पाकिस्तान के फैन बने बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो शांति करा दी, पाकिस्तान ने युद्ध विराम करा दिया, पाकिस्तान की शान में लच्छेदार बातें लिख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर, क्योंकि भारत को नीचे दिखाना है। ये कह रहे हैं कि इस बार तो पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया है। लेकिन हम आज इन लोगों से और अमेरिका से एक सवाल पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए क्यों चुना गया। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, ये देखिए, ये वही शब्द है, स्टेडीली, स्ट्रांगली, पावरफुली, सब्सटैंटिव, नियर फ्यूचर, जो शब्द डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने पोस्ट्स में लिखते हैं। और इसका एक उदाहरण भी हमने दोनों ही पोस्ट को आपके सामने लिखा है। ये आप देख रहे हैं शब्द, जूम इन करके दिखाइए, कौन से कैमरे पे देखना है। तो ये देखिए कैमरे में, ये देख रहे हैं आप, इफेक्टिव इमीडिएटली, ये 2 शब्द जो वो लिख रहे हैं, शहबाज शरीफ का ये पोस्ट है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव इमीडिएटली, ठीक है। अब आप पलटिए और इसमें देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देखिए, जूम इन कीजिए, 2 बार आपको लिखा हुआ दिखेगा, इफेक्टिव इमीडिएटली, इफेक्टिव इमीडिएटली। जैसे वो कहते हैं ना, थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, जो उनकी लास्ट लाइन है, उनका तकिया कलाम एक तरह से बन गया है, वैसे ही इफेक्टिव इमीडिएटली वो बार बार लिखते हैं। और यही हूबहू शहबाज शरीफ भी पोस्ट कर रहे हैं। वो अक्सर नियर फ्यूचर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब इस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट जिसमें इफेक्टिव इमीडिएटली। तो ये कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि प्रमाण है एक तरह का कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका से भेजे हुए पोस्ट को सीधा पोस्ट कर दिया। अमेरिका कहता है क्यों पाकिस्तान को चुना। अमेरिका कहता है कि वो ईरान को परमाणु हथियार इसलिए नहीं बनने देना चाहता क्योंकि ईरान में धार्मिक कट्टरवाद ज्यादा है, वो आतंकी संगठनों को खुला समर्थन करता है, उसकी नीतियां दुनिया की शांति के लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या? और ये सवाल आज हम अमेरिका से पूछना चाहते हैं। और इजराइल ने भी इसके लिए हामी भरी है, बावजूद इसके कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल और भारत गाढ़ी दोस्ती, जॉइंट ऑपरेशंस, मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करने की बात करते हैं। तो आज सुने अमेरिका, सुने इजराइल, पाकिस्तान तो वही देश है ना जहां अमेरिका ने 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारा था। पाकिस्तान वही देश है ना जहां तालिबान के लड़ाकों को शरण मिली। पाकिस्तान वही देश है ना जहां आज भी अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित 30 से ज्यादा आतंकवादियों को शरण मिली हुई है। और किसी और ने प्रतिबंध इन पर नहीं लगाया है, अमेरिका ने लगाया है। जहां आज भी 80 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जहां से राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने के लिए ईरान ने एक जासूस को अमेरिका भेजा। ये सब अमेरिका के दावे हैं। ये वही पाकिस्तान है ना जिसने अपने न्यूक्लियर हथियारों को इस्लामिक हथियार कहा था। जिन पैमानों पर अमेरिका ईरान को खतरनाक मानता है, उन सभी पैमानों पर पाकिस्तान की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। हाँ, एक फर्क जरूर है, जहां ईरान अडिग खड़ा है वहां पाकिस्तान बूट पॉलिश करने को तैयार होता है। और उनका ये बूट पॉलिश पीएम
किसी के भी जूते पॉलिश कर सकता है अगर उसको अपना फायदा दिखता है। और ऐसा ही मुल्ला मुनीर करने को तैयार है। शायद यही वजह है, और यही वजह है कि पाकिस्तान को इस युद्ध में मैसेंजर बनाया गया, और ऐसा करके पाकिस्तान अपने आतंकी कारनामों को छिपा लेता है। इस पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। आज पाकिस्तान इस सीज फायर में अमेरिका की कठपुतली बनकर इसलिए खुश है क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, उसे शांति चाहने वाला देश माना जा रहा है। सच क्या है? सच तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए ईरान से भी बड़ा खतरा है, और इसीलिए हमारी ये बात जो आज हम आपको कह रहे हैं, आज की तारीख और रात 9:30 पर इस बात को नोट कर लीजिए। पाकिस्तान ईरान से भी बड़ा खतरा है इस दुनिया के लिए, और इसीलिए आज ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर पाकिस्तान को ही क्यों चुना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी ये सीज फायर वेंटिलेटर पर है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इसके लिए जनरल मुनीर शहबाज शरीफ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब सोचिए, अगर ट्रंप ने ये सुन लिया, पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे? सुनिए क्या बोल रहे हैं वहां पर चैनल पर। अब शहबाज शरीफ तो सीज फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनकी अच्छे से धुलाई भी करा। अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ कभी ये बातचीत हुई ही नहीं कि लेबनान भी सीज फायर की डील का हिस्सा होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे हैं कि ना तो लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा है, ना ही आगे उसे इसका हिस्सा माना जाएगा। सुनिए जेडी वैंस को। लंबे समय के बाद इस युद्ध की शुरुआत के बाद आपने जेडी वैंस को खुलकर इस पर बोलते देखा होगा, और वो लेबनान के मुद्दे पर बोलने आए, एक तरह से पाकिस्तान को ये बताने के लिए सामने आए कि कौन सा दावा, लेबनान की तो चर्चा नहीं हुई। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को झूठा बता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहने लगा है कि इस डील में लेबनान भी शामिल था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख, जिन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि सीज फायर के समझौते में लेबनान का जिक्र था। अमेरिका को यह बात पता थी कि अगर ईरान में युद्ध विराम लागू होगा तो लेबनान में भी इसे लागू करना होगा, लेकिन अमेरिका अभी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है, जिसके कारण इस सीज फायर का ज्यादा दिन टिकना बहुत मुश्किल है। ईरान ने अमेरिका से यह कहा है कि उसके पास इस युद्ध विराम को जारी रखने के लिए सिर्फ 2 विकल्प है, या तो वो सीज फायर को चुने या वो इजराइल को चुने। ईरान का कहना है कि अमेरिका 2 नावों में सवार नहीं हो सकता। अब ईरान धमकी दे रहा है कि इन शर्तों को तोड़कर अमेरिका ने सीज फायर को कमजोर कर दिया। अगर ऐसा ही रहा तो ये सीज फायर खत्म हो जाएगा और ईरान इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पीछे हट जाएगा। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा मुखदम ने आज एक पोस्ट किया था, जिसमें यह बताया था कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला है, लेकिन बाद में इस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। इससे ये सवाल उठा कि क्या ईरान अब बातचीत से पीछे हट सकता है, और क्या शर्तों के उल्लंघन के बाद ईरान इस बातचीत को अनरीजनेबल यानी तर्कहीन मान रहा है। अगर ऐसा है तो इस सीजफायर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये एक कागजी सीजफायर बनकर रह जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने अपनी छवि को सिर्फ पॉलिश करने की कोशिश की। जिस सीजफायर में ईरान खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, अमेरिका ईरान की 10 शर्तों को फर्जी बता रहा है, सीजफायर को पाकिस्तान इस तरह से पेश कर रहा है जैसे उसने इस युद्ध को रुकवा दिया, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया, हॉर्मुज खुल गया, आवाजाही होने लगी, और हमारे देश में कई लोग हैं ही ताली बजाने को। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन करके इस सीजफायर की बधाई तक दी है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने सीजफायर का स्वागत करते हुए पाकिस्तान को इसके लिए बधाई दी, और पाकिस्तान भी काफी खुशियां मना रहा है कि पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम में रायता फैलाने का काम किया है, और इस सीजफायर को अमेरिका और ईरान के लिए एक भूलैया बना दिया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सीजफायर इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव में से ज्यादातर मांगों को मान लिया। दूसरी तरफ ईरान जो ये कह रहा है कि सीजफायर तो इसलिए हुआ क्योंकि 10 सूत्रीय मांगों के प्रस्ताव को अमेरिका ने स्वीकार किया। अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को कुल 3 प्रस्ताव भेजे थे। पहला 10 सूत्रीय प्रस्ताव था, जिसे अमेरिका के मुताबिक ईरान ने चैट जीपीटी से तैयार करवाया था। हमारे वो दर्शक जो चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते, उन्हें बता दें कि दरअसल ये एक ऐप है जिसके जरिए आप प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा 10 सूत्रीय पॉइंट बना के दो,
कंप्यूटर पर, कोई भी मोबाइल पर, सॉफ्टवेयर पर कोई ऐप है, उस ऐप पर चैट जीपीटी पर आप लिखेंगे तो उसी हिसाब से वो 10 पॉइंट का प्रोग्राम बनाकर दे देता है। मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया। दूसरा प्रस्ताव ऐसा था कि जिसे अमेरिका ने चर्चा के काबिल माना। तीसरा प्रस्ताव ऐसा था जो पहले प्रस्ताव से भी ज्यादा खराब था और जिसे अमेरिका ने पहली नजर में ही खारिज कर दिया। ये जेडी वैंस कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति, सुनिए। As I know, because I've been involved in this, there are 3 different 10-point proposals at least that I've seen floating around. The first 10-point proposal was something that was submitted, and we think, frankly, was probably written by ChatGPT, that was submitted to Steve Witkoff and Jared Kushner. That immediately went in the garbage and was rejected. There was a second 10-point proposal that was much more reasonable, that was based on some back and forth between us, between the Pakistanis, and between the Iranians. That is the 10-point proposal that the president was referencing in his truth yesterday. And then, frankly, I've seen a third 10-point proposal that's even more maximalist than the first 10-point proposal that's been floating around various social media channels. Now, here's what's interesting about all this, is that I've seen various organs, the New York Times, CNN, others, pick up and run the original 10-point proposal based on little more than a random Yahoo in Iran submitting it to public access television in the country of Iran, and then them saying that somehow represents the negotiating position of the government. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने भी कहा है कि ईरान ने जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था उसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। इनको भी सुन लीजिए। The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. ईरान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर को लेकर युद्ध से पहले का और युद्ध के बाद का सारा गणित बदल गया है। युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए खुला था, लेकिन युद्ध के बाद ईरान ने इस पर कब्जा कर लिया। अब वो क्रिप्टो और चाइना की करेंसी युआन में टोल टैक्स वसूल रहा है, सोचिए। दूसरा, युद्ध से पहले ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन युद्ध के बाद अब उसे न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस होने लगी है। युद्ध से पहले ईरान पर दुनिया भर के प्रतिबंध थे, अब युद्ध के बाद हुए युद्ध विराम की शर्तों में इस प्रतिबंध को हटाने पर विचार हो रहा है। युद्ध से पहले ईरान में एक इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार थी, युद्ध के बाद अब वहां एक और उससे भी ज्यादा कट्टरपंथी रजीम है। युद्ध से पहले तक सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर जैसे देशों को लगता था कि अमेरिका के होते हुए उन पर कोई आंख तक नहीं उठा सकता। युद्ध में ईरान के हमले देखकर अमेरिका के प्रति इन देशों का भरोसा जरूर टूटा है। युद्ध से पहले दुनिया को लगता था कि अमेरिका दुनिया के कहीं किसी भी जगह पर अगर युद्ध करे तो युद्ध जीत सकता है अमेरिका, लेकिन ईरान गैर पारंपरिक युद्ध शैली गेम चेंजर उसका साबित हुआ और अमेरिका को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध से पहले माना जा रहा था कि ईरान के पास 440 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम था। अब युद्ध के बाद ये यूरेनियम पहले से ज्यादा सुरक्षित है और अब इसकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। यही नहीं, युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमतें कम थी, स्थिर थी। युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा अस्थिर हो गई हैं और शेयर बाजार का हाल तो पूछिए मत। किस तरह की स्थिति थी, सोने चांदी सबकी कीमतें, शेयर बाजार का हाल, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। युद्ध के दौरान ईरान से डील करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत कंफ्यूज नजर आए। 6 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील नहीं होगी, सरेंडर होगा। 22 मार्च को कहा ईरान डील चाहता है, मैं नहीं चाहता। 4 अप्रैल को कहा ईरान 48 घंटे में डील कर ले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। मतलब अलग दिन अलग बयान। और पहली बार कई दिनों के बाद आपको बता रहे हैं देश के अंदर की खबर, बरेली की है। ये खबर आपको चौंका देगी, हिला देगी। बरेली में हुए एक सड़क हादसे ने एक बड़े किडनैपिंग केस का पर्दाफाश कर दिया है। ये खबर आपको इस तरह से हैरान करेगी क्योंकि इसमें इतने ट्विस्ट हैं कि पुलिसकर्मी भी उलझ गए थे। तो संक्षिप्त में आपको बताते हैं, हुआ ये कि बरेली में एक टैंकर और बोलेरो कार की भीषण टक्कर हुई। ये देखिए, हमने एआई से आपका वीडियो बनाया है।
इस हादसे में कार सवार 3 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। राहगीरों और पुलिस ने हादसे के बाद जब मृतकों के शव और घायल को बाहर निकाला तो जानते हैं उन्हें कार की डिग्गी से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने डिग्गी खोली तो उसमें 2 बच्चे रस्सी से बंधे हुए ऐसे मिले। गाड़ी की डिग्गी में 3 साल और 6 साल के इन बच्चों की हालत देखकर पुलिस के होश उड़ गए थे। उन्हें पहले यह मामला एक कार एक्सीडेंट का लगा, लेकिन बच्चों को कोई भी अपने बच्चों को रस्सियों से बांधकर डिग्गी में क्यों बिठाएगा? बच्चों को इस हाल में देखकर उन्हें समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। पुलिस ने बच्चों के बयान लिए तो पता चला कि 4 अप्रैल को उन्हें और उनके पिता मनोज को गुरुग्राम से किडनैप किया गया था। अब पुलिस के लिए चुनौती थी बच्चों के पिता को खोजना, क्योंकि कार में वो नहीं थे। पुलिस को जांच में पता चला कि चारों किडनैपर्स प्रिंस, मनमोहन, सिकंदर और विशेष यादव पेशेवर अपराधी थे और उन्होंने मनोज को एक किडनैपर मनमोहन के घर पर बंधक बना दिया था। आरोप है कि बच्चों को मारने के बाद मनोज को मारने का एक पूरा प्लान तैयार था। पुलिस ने जल्दी ही मनोज को सही सलामत बरामद कर लिया। मनोज ने किडनैपिंग के पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल मनोज की एक 15 साल की बेटी है जिसे उसने गोद लिया है। किडनैपर मनमोहन के साथ उसका अफेयर चल रहा था। यह पता चलने पर मनोज ने अपनी बेटी और मनमोहन से मिलना जुलना बंद करवा दिया दोनों का। किडनैपर मनमोहन इस बात से बहुत नाराज था, इसलिए उसने मनोज को जान से मारने का प्लान बनाया और उसके साथ उसके 2 बच्चों को उठा लिया। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इस हमले में यही हुआ। मनमोहन समेत चारों किडनैपर्स ने मनोज को मारने का प्लान तो बनाया, दोनों बच्चों समेत उसे किडनैप तो किया, लेकिन ये तीनों बच गए। मनोज भी बच गए, उनके दोनों बच्चे भी बच गए, लेकिन ये किडनैपर्स मारे गए और वो भी एक एक्सीडेंट